क्या क्या पढ़ा दिए हैं उसको हम एक बार रिवाइंड कर देते हैं। हम इसमें प्रस्तावना के अंतर्गत जीव जो वातावरण में समूह बनाकर निवास करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पर्यावरण बोलते हैं। जीव जंतु पादप सूक्ष्म जीव आ जाते हैं इसके अंतर्गत। और देखते हैं परिभाषा में, हमारे आसपास पाए जाने वाले जीव जंतु, पेड़ पौधे या जलमंडल, वायुमंडल, थलमंडल, जीव जंतुओं के बीच में जो अंतःक्रिया संबंध पाया जाता है उसको पारिस्थितिक तंत्र बोला जाता है। ये मैंने चित्र दिखाए थे कि बच्चे कैसे पौधों को लगा रहे हैं, पर्यावरण का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हो कि मछली पकड़ने का काम किया जा रहा है। पर्यावरण के अंतर्गत बहुत सारे पेड़ पौधे आते हैं। ठीक है, जैविक पर्यावरण और अजैविक पर्यावरण। इसमें पर्यावरण के प्रकार में देखे थे स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल, है ना। यहाँ पे वायुमंडल के अंतर्गत क्षोभ मंडल है, समताप मंडल, मध्य मंडल, तापमान, और ताप मंडल के अंतर्गत आयन मंडल और महामंडल भी देख लिए थे। ठीक है, पर्यावरण की संरचना देखे थे, जैविक घटक और अजैविक घटक के बारे में पढ़ लिए थे। परितंत्र क्या है, तो अजैविक घटक और जैविक घटक से मिलकर बना होता है। जैसे भौतिक कारक है ना, अकार्बनिक पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ। ठीक है, ये यहाँ पे पूरा जितने भी जो जीव जंतु है, पेड़ पौधे है, मनुष्य है, नेचर है, ये सब एक साथ मिलकर एक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। जैविक पर्यावरण के अंतर्गत वनस्पति पर्यावरण और जंतु पर्यावरण आते हैं। वनस्पति के अंतर्गत पादप आता है और जंतु पर्यावरण के अंतर्गत जीव और सूक्ष्म जीव आते हैं। ठीक है, पर्यावरण के कारक के बारे में पढ़े थे कि जलवायु है, धरातली है, मृदेयी है, जैविक, ये सब बारे में पढ़े थे। तो जलवायु कारक के अंतर्गत प्रकाश कारक है, ताप कारक है, वर्षा कारक है, वायु कारक है। प्रकाश जो प्रकाश के द्वारा प्रभावित होता है, ताप के द्वारा प्रभावित होता है, पानी के द्वारा और वायु के द्वारा। ठीक है, ये ताप कारक के अंतर्गत मैंने बताए थे। वायुमंडल के जो मुख्य गैसें हैं उसके बारे में पढ़े हैं। जो नाइट्रोजन होता है 78.09%, ऑक्सीजन जो होता है 20.94%, और जलवाष्प जो होता है 0.05 से 1.3, CO2 जो होता है 0.03% होता है। जैसे सोडियम, हाइड्रोजन, ये सब गैसें भी मौजूद होते हैं। ये वायुमंडल की संरचना में के अंतर्गत ओजोन मंडल कहाँ पाया जाता है, मैंने बताए थे कि ओजोन मंडल जो होता है समताप मंडल के बीच में पाए जाते हैं। ठीक है, ये भी मैंने बता दिए थे। ठीक, उसके बाद क्या चीज़ बताए थे, वायुमंडल की हवा, गैस, ये सब मैंने बताए थे। मृदी कारक के अंतर्गत मृदा कैसे एक दूसरे को प्रभावित करता है और पेड़ पौधे कैसे निवास करते हैं। ठीक है, भारत की मिट्टियाँ क्या क्या होती है, जलोढ़ मिट्टी होती है, काली मिट्टी होती है, लाल मिट्टी और लैटेराइट मिट्टी पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मिट्टी में कैसे फास्फोरस जो होता है वो कन्वर्ट होता है और पौधों को कैसे प्राप्त होता है। मृदा संरक्षण के बारे में पढ़े थे कि मृदा संरक्षण के लिए फसल चक्र बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिससे मृदा की उर्वरता जो होती है वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। ठीक है, पौधे के प्रभाव प्रतिस्पर्धा के बारे में पढ़े थे। तो 2 से अधिक जीवों के बीच जो भोजन है, आवास है, जल, खनिज पदार्थ है, प्रकाश, ताप के लिए प्रतिस्पर्धा होता है। खरपतवार है, मृतोपजीवी किसको बोला जाएगा, मशरूम वगैरह जानते होंगे, ये मृतोपजीवी का भाग होता है। कीटभक्षी जो कीटों का भक्षण करते हैं, किस चीज़ के लिए, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए। ठीक है, यूट्रिकोलेरिया का एग्जाम्पल है। यहाँ पे सहजीविता क्या करते हैं, 2 जीव एक दूसरे को बिना नुकसान पहुँचाए भोजन का और ऑक्सीजन का आदान प्रदान करते हैं, उसको सहजीविता बोला जाता है। जैसे राइजोबियम है, ठीक है, लाइकेन और माइकोराइजा है। जंतु का प्रभाव, तो जंतु क्या करते हैं, चारण करते हैं। मृदा सूक्ष्म जीव है, परागण है, प्रकीर्णन है, ये आ जाते हैं। मनुष्य का प्रभाव, वनों की कटाई है, वन अग्नि है, स्वदेशी विदेशी प्रजातियों की खेती है, ये सब पढ़े थे हम लोग। वनों की कटाई ज़्यादा करने से क्या होता है, मृदा जो होती है बंजर हो जाती है और मृदा की उर्वरता समाप्त हो जाती है। वन अग्नि के अंतर्गत यदि वन में आग लग जाती है तो पूरा जो नेचर होता है, वन जो होता है वो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाते हैं। फिर स्वदेशी और विदेशी वस्तुओं प्रजातियों की खेती की जाती है। ठीक है, फिर प्रदूषण में आ जाते हैं। तो प्रदूषण के अंतर्गत जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण पढ़े थे। ठीक है,
यहाँ पे पारिस्थितिक अनुकूलन, तो पौधे जो क्या होते हैं पारिस्थितिक के अनुसार अपने आप को ढालने की कोशिश करते हैं, ये ढाल लेते हैं। अनुकूलन के अंतर्गत हम लोग हाइड्रोफाइटिक, जीरोफाइटिक, हेलोफाइटिक और मीजोफाइटिक पढ़े थे। ठीक है, हाइड्रोफाइटिक मतलब ऐसे पौधे जो जल में निवास करते हैं, जैसे कमल है। ठीक है, यहाँ पे इसके अलग अलग टाइप्स के बारे में पढ़े थे। जड़ित जल निमग्न पढ़े थे, तो इसका जड़ पूरी तरह से कीचड़ में धंसा होता है, उसको हम एग्जाम्पल है हाइड्रा है, प्लवनकारी। प्लवनकारी मतलब तैरते हुए पौधे है, उदाहरण यूट्रिकुलेरिया है। मुक्त प्लावी जो क्या होते हैं पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से तैरते हैं। पिष्टिया जड़ित प्लवनकारी है, तो ये क्या होते हैं जड़ें मृदा से लगी होती है, लेकिन पत्तियां क्या होती है ऊपर में तैरती हुई रहती है। प्रक्षेपित जड़ी निगर, तो पौधे की जल जो होते हैं जल में डूबी हुई होती है, ये पढ़े थे, है ना। मरुद्भिद के बारे में, जहाँ पे पानी की कमी होती है ऐसे स्थान में उगने वाले पौधे को बोला जाता है मरुद्भिद बोला जाता है, जो अलग अलग प्रकार का होता है। ठीक है, ये इस तरह देख सकते हैं, जिसका एग्जाम्पल में हम बबूल ले सकते हैं, आँख ले सकते हैं, और जैसे कि नांगफनी है, एलोवेरा है, ये सब इसके एग्जाम्पल होते हैं। ठीक, इस तरह से अनुकूलन का कारण जल के अवशोषण के लिए होता है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी में क्या कर सकते हैं संग्रहण करके रखते हैं। ठीक है, आकार के अनुकूलन, तो पौधे के जो बाह्य भाग में जो अनुकूलन पाया जाता है आकार के अनुकूलन कहा जाता है। आंतरिक अनुकूलन, जो पौधे के आंतरिक भाग में जो अनुकूलन पाया जाता है उसको आंतरिक अनुकूलन बोलते हैं। लवणोद्भिद, लवण जहाँ पे लवण बहुत ज़्यादा होता है ऐसे वातावरण में उगने वाले पौधे को बोला जाता है क्या जी, लवणोद्भिद बोला जाता है। अनुकूलन के अलग अलग प्रकार होते हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है मांसल होते हैं, पत्तियाँ छोटी और मोटी हो जाती है ना। समुद्र भी, जहाँ पे जल और स्थानों की मात्रा समान होती है, इसके अंतर्गत फसल पालन आ जाते हैं।